Hello everyone, I welcome you to the 8th lecture on operating system. Today we are going to cover a problem based on shortest job first algorithm. It is also called as shortest remaining time first when it works in a primitive mode. Let's understand how we are going to solve the problem related with this shortest job first algorithm. नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे दैट इज शॉर्टेज जॉब फर्स्ट SJF। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मतलब जिसका जॉब टाइम कम से कम होगा वो पहले आएगा। इसका मतलब इसका जो क्राइटेरिया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज योर बर्स्ट टाइम और योर एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट आता है इसका मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे दो टाइप के मोड है, तो दोनों के दोनों टाइप मोड में ये वर्क करता है। ये वर्क करता है एज अ नॉन प्रिमिटिव एज वेल एज ये वर्क करेगा इन अ प्रिमिटिव। अगर ये वर्क करता है प्रिमिटिव तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम SRTF करके भी कॉल करते हैं। SRTF का मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। गेट एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पूछा जाता है। इसका मीनिंग होता है कि आपको शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करना है या फिर यूज करना है बाय यूजिंग अ प्रिमिटिव मोड। और अगर ये नॉन प्रिमिटिव मोड में जाता है तो इसे हम सिंपली कहेंगे शॉर्टेज जॉब जॉब फर्स्ट। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको पूछा जाए कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट तो आपको नॉन प्रिमिटिव मोड में सॉल्व करना है। अगर आपको पूछा जाए कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट विद अ प्रिमिटिव मोड तो SRTF कीजिए, या फिर SRTF कहा गया है तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को आपको प्रिमिटिव मोड में वो सॉल्व करना है। Let's quickly try to solve a problem related with the shortage job first in a non-primitive mode. Okay, so write down the problem. Process. Here we have arrival time and burst time. So process P1, arrival time is 0, execution time is 4 millisecond. P2, arrival time is 1, execution time is 6 millisecond. Consider a process P3, arrival time is 3 millisecond, execution time is 3 millisecond. Consider a process P4, whose arrival time is 9 millisecond, execution time is 6 millisecond. Then P5, arrival time is 12 millisecond and execution time is 6 millisecond. Now let us try to maintain a ready queue to solve this particular problem and try to design a Gantt chart for this. So at a time 0 मिलीसेकेंड, क्योंकि ये 0 मिलीसेकेंड से स्टार्ट होता है, तो 0 मिलीसेकेंड पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास में एक ही प्रोसेस होता है P1 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 4 मिलीसेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। तो ये सॉरी ये प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगा अप टू 4 मिली। ना अप टू 4 मिलीसेकेंड देखो, P2 प्रोसेस है जो 1 मिलीसेकेंड पे अराइव हो जाएगा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिलीसेकेंड। वाइल P3 प्रोसेस है वो 3 मिलीसेकेंड पे अराइव हो जाएगा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिलीसेकेंड। So after 4 millisecond we have two processes with us. दो प्रोसेस है, इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग अ क्राइटेरिया एंड दैट क्राइटेरिया इज नथिंग बट योर बर्स्ट टाइम। तो दोनों में से किसका बर्स्ट टाइम लेस है वो हमें चेकआउट करना है। दोनों में से सबसे लेस बर्स्ट टाइम किसी का है तो वो है प्रोसेस P3। तो हम P3 को पिक करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे, ये एग्जीक्यूट होगा फॉर नेक्स्ट 3 मिलीसेकेंड up to 7. Now let's look at this particular problem. तो P4 है वो 9 सेकेंड पे आने वाला है, 7 पे नहीं आने वाला। That's why here we have only one process with us, that is P2, और इसी वजह से हमें इसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा। We have no option for that.
तो अब यहाँ पे आप P2 को भेजोगे तो ये एग्जीक्यूट होगा फॉर नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड। नाउ अप टू 13 मिली सेकेंड आप यहाँ पे देखो कि P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट रिसीव्ड हो रहा है at 9 millisecond whose execution time is 6, और एक P5 प्रोसेस है जो अराइव हो रहा है at 12 millisecond whose execution time is 6. Now once again we have two processes with us. दोनों को कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग अ क्राइटेरिया दैट इज बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम के हिसाब से P4 का बर्स्ट टाइम है 6 मिली सेकेंड, P5 का भी बर्स्ट टाइम है 6 मिली सेकेंड, यानी कि दोनों में टाई हो चुका है। नाउ हियर अप टू यू कि आप इसमें से कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हो। तो आप P4 को भी भेज सकते हो, P5 को भी भेज सकते हो, बट हियर आई एम गोइंग टू शेड्यूल द नेक्स्ट प्रोसेस एज अ P4 जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड। फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे रिमेनिंग प्रोसेस जो बची है P5 जो जाएगा फॉर नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड। इन दैट वे you are able to solve your, or you are in that way you are able to schedule your processes। फिर आप इसमें से एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था। वेटिंग टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स क्विकली सॉल्व another problem related with the shortage of first in a non-primitive mode। So consider a number of processes. We have P1 process, P2 process, P3 process, and P4 process. Arrival time is 0, 1, 2, and 3, and the burst time is 8, 4, 9, 5. Let's quickly design a ready queue for this. Then design a Gantt chart. So this Gantt chart is start from timeline 0. So at the time of 0 millisecond, we have only one process P1 with 8 millisecond of execution time. So we pick the first P1 process as it is work on non-primitive mode, so it will execute up to 8 millisecond. Now up to 8 millisecond we received P2, P3 and P4 process in a ready queue। तो P2 आ जाएगा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 4 मिलीसेकेंड, P3 आएगा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 9 मिलीसेकेंड, और P4 आ जाएगा जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 5 मिलीसेकेंड। नाउ इफ यू कंपेयर ऑल दिस थ्री विथ ईच अदर, तो आप देख सकते हो P2 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 4 मिलीसेकेंड, ये सबसे लेस्ट जॉब टाइम का प्रोसेस अवेलेबल है। तो हम लोग P2 प्रोसेस को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। सो P2 विल एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 4 मिली सेकेंड, तो ये जाएगा 12 तक। फिर बचे दो प्रोसेस, इनको कंपेयर करोगे तो P4 का लेस बर्स्ट टाइम है, तो P4 को पिक करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे फॉर नेक्स्ट 5 मिली सेकेंड। और फिर बचता है P3, फिर इसको एग्जीक्यूशन को लेके जाएंगे और इसको एग्जीक्यूशन के लिए देंगे, तो ये एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट 9 मिली सेकेंड तक, यानी कि 26। Now let's try to calculate CT for this। तो P1 का CT जाएगा, completion time जाएगा 8 मिलीसेकेंड, P2 का completion time जाएगा 12 मिलीसेकेंड, then P3 का completion time जाएगा 26 मिलीसेकेंड, और P4 का completion time जाएगा 17 मिलीसेकेंड। If you calculate turnaround time and waiting for time for this, then TAT का फॉर्मूला होता है TAT is equals to CT minus AT, that is 8 minus 0 is 8, then 12 minus 1 is 11, 26 minus 2 is 24, and then 17 minus 3 is 14। Then try to calculate WT। WT का फॉर्मूला होता है TAT minus BT, so 8 minus 8 is 0, 11 minus 4 is 7, then 24 minus 9 is 15, then 14 minus 5 is 9। So if I'm going to calculate average TAT over here, so I'm getting 8 plus 11 plus 24 plus 14 divided by 4 is nothing but
is 57 by 4 equals to 14.25 milliseconds. If I'm going to calculate average waiting time, then here I'll get 0 plus 7 plus 15 plus 9 divided by 4. 31 by 4 is equals to 7.75 millisecond. So if I'm going to compare this average turnaround time and average waiting time of shortage of first scheduling algorithm with first come first serve scheduling algorithm. So if you look at this particular problem, here you will get average turnaround time is 15.25 and average waiting time is 8.75, whereas in shortage of first you will get turnaround time is 14.25 and 7.75 as a average waiting time. So here you will find the turnaround time and the average waiting time is reduced by using shortage of first scheduling algorithm. Now next, let's quickly start the problem related with the shortage job first in a primitive mode. We also called it as a shortest remaining time first as we discussed earlier. So ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे अभी. प्रॉब्लम इज here we have number of processes with us, then we have arrival time with us, then we have burst time with us related with the all processes. So we have P0 process with us whose arrival time is 0 and execution time is 4 milliseconds. Then we have process P1 whose arrival time is 1 millisecond and execution time is 6 milliseconds. Then we have process P2 whose arrival time is 3 and execution time is 3. Then we have process P3 whose arrival time is 9 and execution time is 6. Then consider a process P4 whose arrival time is 12 and burst time is 6. Let's try to solve this particular problem by using a shortest remaining time first, or you can say shortest job first in a primitive mode. Consider a ready queue. ये ready queue आपको नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो क्रिएट हो रहे हैं उसका डेटा देगा. देन क्रिएट अ Gantt chart over here who is going to be start from 0. Now at 0 millisecond we have only one process with us called as P0 जो ready queue में arrived होगा जो create हो रहा है. So we have process P0 whose execution time is 4 milliseconds. Then all the other process is going to be created after 0 millisecond. That's why I am going to consider P0 over here. अब हम क्या करेंगे, P0 को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएंगे. ये P0 कब तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये P0 तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक न्यू प्रोसेस क्रिएट नहीं होती है तब तक. तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस जो क्रिएट हो रहा है वो प्रोसेस क्रिएट हो रहा है एट P1, तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे फॉर नेक्स्ट 1 मिलीसेकेंड. जैसे ही 1 मिलीसेकेंड पे इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो हमारी जो प्रोसेस P1 है वो रेडी क्यू में अवेलेबल हो जाएगी whose burst time is 6 मिलीसेकेंड. नाउ यहाँ पे हम लोग जो मोड ऑफ ऑपरेशन यूज करने वाले हैं वो मोड ऑफ ऑपरेशन है प्रिमिटिव. दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को प्रिम्ट करेंगे और प्रिम्ट जैसे ही करेंगे वैसे ये प्रोसेस हमारी रेडी क्यू के अंदर अवेलेबल हो जाएगी विद रिमेनिंग टाइम. तो देखिए यहाँ पे पहले था 4 मिलीसेकेंड का एग्जीक्यूशन, इसका 1 मिलीसेकेंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो ये रिमेनिंग टाइम रिफ्लेक्ट करेगा 3 मिलीसेकेंड. नाउ वी हैव टू प्रोसेसेस विद अस. अब ये दो प्रोसेस को कंपेयर हमें करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया. तो इसका जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया है इसका बर्स्ट टाइम. तो बर्स्ट टाइम जिसका लेस होगा उसे एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएंगे. तो देखिए P1 प्रोसेस है
जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिलीसेकेंड और P0 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिलीसेकेंड। तो हम लोग P0 को पिक करेंगे, व्हाई? बिकॉज P0 हैविंग अ लेस बर्स्ट टाइम, और ये एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये कब तक एग्जीक्यूट होता है? जब तक न्यू प्रोसेस क्रिएट नहीं होगी। तो ये एग्जीक्यूट होगा अप टू 3 मिलीसेकेंड। जैसे ही 3 मिलीसेकेंड पे आएंगे तो P0 प्रोसेस के बाद में P2 प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो गया है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिलीसेकेंड, और इसको हम प्रिंट करके वापस रेडी क्यू में लेके आएंगे तो आपको मिलेगा P0। तो देखिए इसका टोटल टाइम था 4 मिलीसेकेंड का और ये एग्जीक्यूट हुआ अप टू 3 मिलीसेकेंड, इसलिए रिमेनिंग टाइम बचा 1। नाउ वी हैव 3 प्रोसेसेस विद अस, एक है P1, एक है P2, एक है P0। वापस हम लोग क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे बर्स्ट टाइम, तो कंपेयर करेंगे बर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे 1 मिलीसेकेंड, 3 मिलीसेकेंड, 6 मिलीसेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू दैट P0 हैविंग अ लेस बर्स्ट टाइम, तो P0 को ही पिक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम 1 मिलीसेकेंड का बचा है, इसलिए आगे आने वाले प्रोसेस तक हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो हम इसे एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएंगे, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा ओनली फॉर 1 मिलीसेकेंड। तो ये एग्जीक्यूट होगा अप टू 4 मिलीसेकेंड। अब चेकआउट करना है 4 मिलीसेकेंड पे कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोसेसेस अवेलेबल है रेडी क्यू में उधर जाएंगे। तो देखिए एक प्रोसेस है P1 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिलीसेकेंड, दूसरा प्रोसेस है P2 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिलीसेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम हमारा P2 प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम लेस है, तो हम इस P2 प्रोसेस को पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएंगे। जैसे P2 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो रहा है 9 मिलीसेकेंड, इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है 3 मिलीसेकेंड का। 4 + 3 करोगे तो ये एग्जीक्यूट होगा अप टू 7 मिलीसेकेंड, इसके ऊपर इसको एग्जीक्यूट हम लोग नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अब हम लोग P2 प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे अप टू 7 मिलीसेकेंड। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखना है कि 7 मिलीसेकेंड तक कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन जो अवेलेबल प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम इससे हायर है। दैट्स व्हाई ये P1 प्रोसेस इसको प्रिम्प्ट नहीं कर पाएगा और P2 प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ एट 7 मिलीसेकेंड वी हैव ओनली वन प्रोसेस विद अस, दैट इज P1। अब हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो हम P1 को पिक करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएंगे। नाउ दिस P1 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट टिल नेक्स्ट प्रोसेस इज क्रिएटेड, यानी कि ये 9 तक एग्जीक्यूट होगा। अब 9 पे आप देख सकते हो कि P3 प्रोसेस है जो क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P3 प्रोसेस हुज एग्जीक्यूशन टाइम इज 6 मिलीसेकेंड, वाइल ये जो P1 प्रोसेस है ना, ये P1 प्रोसेस इसका 2 मिलीसेकेंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है और इसे हम प्रिम्प्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि P1 प्रोसेस वापस रेडी क्यू के अंदर आएगा, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम एक्चुअल में था 6 मिलीसेकेंड, उसमें से 2 मिलीसेकेंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग टाइम बचा 4 मिलीसेकेंड। तो आप देख सकते हो कि दो प्रोसेसेस अवेलेबल हो गए। इसको वापस अगर आप कंपेयर करोगे तो P1 हैविंग अ लेस बर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट P1। अब ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक नेक्स्ट प्रोसेस क्रिएट नहीं होता है तब तक। नेक्स्ट प्रोसेस 12 पे क्रिएट हो रहा है तो हम इसे 12 तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए कि P1 के बाद में P4 प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, तो ये एग्जीक्यूशन के लिए चला गया। तो P4 प्रोसेस है जो क्रिएट हुआ है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिलीसेकेंड, और ये जो P1 प्रोसेस है ये 12 तक एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये रिमेनिंग टाइम बचेगा इसका 1 मिलीसेकेंड। तो ये प्रिंट होके रेडी क्यू में आ गया। नाउ वी हैव 3 प्रोसेसेस P3, P4 एंड P1। नाउ लेट्स चेक द बर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। तो इसका 6 मिलीसेकेंड है, इसका 6 मिलीसेकेंड है, इसका 1 मिलीसेकेंड है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट P1 फर्स्ट। नाउ दिस P1 इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट फॉर नेक्स्ट 1 मिलीसेकेंड, दैट इज 13। अब देखो कि 12 के बाद में कोई प्रोसेस क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अभी अगर कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये डेफिनेटली नॉन प्रिमिटिव मोड जैसे ही वर्क करेगा। दो इट इज अ प्रिमिटिव, फिर भी ये वर्क करेगा एज अ नॉन प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेस उसे प्रिंट करने के लिए या फिर डिस्टर्ब करने के लिए अवेलेबल नहीं हो। नाउ हाउ मेनी प्रोसेस वी हैव इन अ रेडी क्यू राइट नाउ? तो यहाँ पे देखो P3 प्रोसेस है जिसका 6 मिलीसेकेंड है, P4 प्रोसेस है जिसका 6 मिलीसेकेंड है। क्राइटेरिया लगाओगे तो दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, दैट्स व्हाई
आप दोनों में से किसी एक प्रोसेस को पिकअप कर सकते हो फॉर एग्जीक्यूशन। तो हम लोग बर्स्ट टाइम अगर हमारा क्राइटेरिया कॉमन जा रहा है तो मैं जनरली अराइवल टाइम एज अ नेक्स्ट क्राइटेरिया कंसिडर करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग टू प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजता हूँ। तो P3 प्रोसेस है जो अराइव हुई है एज कंपेयर टू P4। सो P3 प्रोसेस को पिक करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे अप टू 19y, क्योंकि ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिली सेकेंड का और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अप टू नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस अप टू नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड। और सबसे लास्ट में जो प्रोसेस बचा है वो है P4, इसे पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए देंगे। ये भी एग्जीक्यूट होगा फॉर नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड, दैट इज अप टू 25 मिली सेकेंड। नाउ लेट्स क्विकली कैलकुलेट द completion time for all the processes, then turnaround time for all the processes, then waiting time for all the processes. So what is the completion time for P0? So if you look at this particular P0, so it is going to be completed at 4 millisecond. Then देखो कि P1 प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ है, तो P1 प्रोसेस कंप्लीट हुआ है एट 13 मिलीसेकेंड। सो हियर इज द कंप्लीशन टाइम 13। P2 प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो P2 प्रोसेस कंप्लीट हुआ है एट 7 मिलीसेकेंड। सो यू नीड टू राइट 7 ओवर हियर। P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम देखो तो P3 इज कंप्लीटेड एट 19 मिलीसेकेंड, सो 19। एंड P4 इज कंप्लीटेड एट 25 millisecond. Then calculate the turnaround time. What is the formula for turnaround time? CT minus AT. So CT is 4 minus 0 is 4. 13 minus 1 is 12. 7 minus 3 is 4. Then 19 minus 9 is 10. Then 25 minus 12 is 13. Then calculate the waiting time for this. So P0 का वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है TAT माइनस BT। सो 4 माइनस 4 इज 0, 12 माइनस 6 इज 6, 4 माइनस 3 इज 1, 10 minus 6 is 4, then 13 minus 6 is 7. So this is all about the waiting time for all the processes. Then next, try to calculate average turnaround time. So how will you calculate average turnaround time? Addition of all turnaround time divided by number of processes. So 4 plus 12 plus 4 plus 10 plus 13 divided by 5, which is nothing but 12, 16, 20, 30 and 43 divided by 5, 8.6 millisecond. Then try to calculate average waiting time. Average waiting time is nothing but once again addition of all waiting time divided by number of processes. So 0 plus 6 plus 1 plus 4 plus 7 divided by 5, which is nothing but 7 plus 7 is 14 plus 4 is 18 divided by 5. There is nothing but 3.6 millisecond. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इजी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इन अ प्रिमिटिव मोड में। कंसिडर कीजिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। वी हैव P0, P1, P2, P3. Then we have burst time given over here, that is 6, 8, 7, 3. Now there is no arrival time given over here in this particular problem. So when there is no arrival time, so you must consider arrival time as a 0, means कि सारी की सारी प्रोसेस एट अ सेम टाइम क्रिएट हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि रेडी क्यू के अंदर 0 मिली सेकेंड पे ही हमारे पास में P0 प्रोसेस होगी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 6, P1 होगी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 8, P2 होगी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 7 और P3 प्रोसेस होगी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा 3 मिली सेकेंड। दो इट इज अ प्रिमिटिव
शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, लेकिन सारी प्रोसेस एट अ सेम टाइम एग्जीक्यूशन के लिए क्रिएट हुई है, तो आपको यहाँ पे प्रिम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोसेस है वो सारी एक साथ अवेलेबल है और उसका कंपेरिजन हम एक ही साथ करने वाले हैं। तो कोई दूसरा प्रोसेस क्रिएट ही नहीं होगा जिसके साथ हम इस प्रोसेस को कंपेयर करेंगे या फिर इस प्रोसेस को प्रिम्प्ट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिजाइन अ जैंट चार्ट फॉर दिस। अब देखिए प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है। 0 मिली सेकेंड की बात करते हैं तो 0 मिली सेकेंड पे वी हैव P0 प्रोसेस, P1, P2 एंड P3 प्रोसेस। इसका क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम। तो अब नंबर ऑफ प्रोसेस है 4, तो इसको डेफिनेटली क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिजन में पता चला कि P3 हैविंग अ लेस बर्स्ट टाइम, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर P3 और इसको हम पिक करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएंगे। ये एग्जीक्यूट होगा अप टू 3 मिली सेकेंड। वाई? क्योंकि कोई प्रोसेस है ही नहीं जो इसको डिस्टर्ब करेगी, दैट्स वाई ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा अप टू 3 मिली सेकेंड। देन नेक्स्ट वी नीड टू कंसिडर all these three processes, compare these three processes on the basis of criteria that is burst time। तो हमें दिखा कि P0 having a less burst time, इसलिए P0 को पिक किया और एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग लेके गए और ये एग्जीक्यूट होगा अप टू नेक्स्ट 6 मिली सेकेंड, यानी कि ये जाएगा अप टू 9। अब देखिए हमारे पास में बचे दो प्रोसेस, एक है P1 एक है P2। वापस क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे बर्स्ट टाइम का और चेक करेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम लेस है। तो हमें दिखा कि P2 हैविंग अ लेस बर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पिक P2 प्रोसेस और इसे एग्जीक्यूट करेंगे फॉर नेक्स्ट 7 मिली सेकेंड। तो ये एग्जीक्यूट होगा अप टू 16। सबसे लास्ट में बचा है P1, अब इसको पिक करेंगे और ये एग्जीक्यूशन में जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा अप टू नेक्स्ट 8 मिली सेकेंड, दैट इज अप टू 24 मिली सेकेंड। सो ये इतना ईजी है, ज़्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। अगर आपका प्रिमिटिव मोड है और लेकिन आपका अराइवल टाइम सेम है तो ये वर्क होगा एज अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। Then need to calculate the completion time. What is the completion time for P0? So here I am getting a completion time that is 9 millisecond. Completion time for P1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो P1 having a completion time of 24 millisecond. Then completion time for P2 is 16 and next is completion time for P3 is 3 millisecond. Then next we need to calculate the turnaround time. What is the turnaround time? It is a simple formula, CT minus AT. So 9 minus 0 is 9, 24 minus 0 is 24, then 16, then 3. Then calculate the waiting time. Waiting time का formula है turnaround time minus burst time. So 9 minus 6 is 3. 24 minus 8 is 16, 16 minus 7 is 9 and 3 minus 3 is 0. Next we need to calculate average TAT. Average TAT is nothing but 9 plus 24 plus 16 plus 3 divided by number of processes, that is 4. Then 9 plus 24 is 33 plus 16 is 49 plus 3 is 52 by 4 times are 4 3s are 13 millisecond. Then average waiting time calculate करना है, that is nothing but 3 plus 16 plus 9 plus 0 divided by 4, which is nothing but 25 plus 3 is 28 divided by 4, 7 millisecond. So in that way you are able to solve a problem by using shortest job first scheduling algorithm with a primitive mode. I hope you will understand problem based on shortest job first scheduling algorithm. Try to solve few more problems with your own. Thank you.